वन इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रधानमंत्री मोदी पर दो दो किताबों के लेखक श्री सुदेश वर्मा जी। सुदेश वर्मा जी के साथ हम आज ओपनली बात करेंगे, खुल के बात करेंगे और वैसी भी बात करेंगे जिसकी चर्चा आमतौर पर स्टूडियो डिस्कशन में नहीं होती है। वर्मा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। कैसा महसूस कर रहे हैं वन इंडिया में दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार आकर? ये अच्छा है, आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी सराहनीय है, रीच बहुत अच्छा है और आजकल तो ज़माना ही ऑनलाइन मीडियम का है, तो इस पर जितना लोग ज़्यादा काम करें, क्योंकि पब्लिक जो है आजकल अपने मोबाइल पर ही सब कुछ पढ़ लेना चाहती है, शायद टीवी देखने का बहुत समय नहीं होता और पॉडकास्ट तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मीडियम है लोगों तक पहुँचने का। जी धन्यवाद। हमारे प्लेटफॉर्म की आपने तारीफ भी करी और आप हमारे साथ हमेशा सहयोग करते हैं। चुनाव अभी अभी जस्ट ख़त्म हुए हैं और हम आपको लिए चलते हैं चुनावी फिजाओं में ही एक बार फिर से, क्योंकि देश में चुनाव एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे हमेशा डिस्कोर्स जारी ही रहता है। सबसे पहले तो हम लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र में बीजेपी की अभूतपूर्व सफलता अगर कहें, इससे बड़ी जीत आज तक बीजेपी की उस प्रदेश में खासकर नहीं हुई थी। जबकि अभी 4-5 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए थे और ऐसा लगा था कि वहाँ पर बीजेपी बैकफुट पे है। जिस तरह के समीकरण बने थे, बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी वहाँ पर, पूरी बंदोबस्ती हो गई थी। संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, मराठा, गैर मराठा, हिंदी, नॉर्थ इंडिया, मराठी, तमाम चीज़ें थी। उसके बीच से बीजेपी ने कैसे टर्न अराउंड किया है ये? देखिए, उन्होंने तोड़ने की राजनीति की, हमारे समाज को डिफरेंट डिविजन्स में बांटने का प्रयास किया और अपनी जीत को सोचा कि जीत जाएंगे, क्योंकि पहले भी हुआ है, जब अंग्रेज आए थे तब भी भारत में डिवाइड एंड रूल करके ही वो सत्ता में काबिज रहे और इसी पॉलिसी को राहुल गांधी एंड कंपनी ने अडॉप्ट किया। अब देखिए, जब भी चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, पार्शियल सक्सेस बोल सकते हैं कि उनके कुछ सीट ज़्यादा हो गए, हमारे कुछ कम हो गए, फिर भी सत्ता से बेदखल कर देंगे ऐसा जो उनका सपना था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि देश की जनता जो बहुत मैच्योर है और मोदी जी की लीडरशिप पर उन्हें बहुत विश्वास है कि अगर कोई डिलीवर कर सकता है गुड गवर्नेंस और देश को आगे पहुंचा सकता है तो वो मोदी जी हैं। और इसका रिज़ल्ट आपने देखा कि 240 सीटों पर हमारी जीत हुई, अभी एक और सीट ऐड हो गया उसमें। और महाराष्ट्र की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, हमने जोड़ने की बात की, हमने सबको जोड़ने की बात की कि तुम अगर सेफ रहना चाहते हो तो एक बन के रहना पड़ेगा। तो ये भारत के बारे में बात हो रही है, भारतीय के बारे में बात हो रही है कि बाहरी ताकतें हमें तोड़ने की प्रयास करती हैं। जो एक इकोसिस्टम है, आप देखेंगे जो आज ऑनलाइन मीडियम को यूज़ करके चलाया जाता है, एक प्रोटोटाइप यूज़ करके, तो उससे भारत के जो फॉल्ट लाइन्स है, फॉल्ट लाइन्स पर अगर आप प्रहार करेंगे तो आपको लग सकता है कि शायद कुछ लोग हमारे साथ आ जाए, लेकिन भारत की जनता ने हमेशा दिखाया है कि बहुत मैच्योर है। अगर अंग्रेज ने तोड़ने की कोशिश की तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में सब लोग एक साथ आए, अपने जाति को भूल कर, अपने सेक्स को भूल कर सभी एक साथ आए और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ये वैसा ही कुछ देखिए, सब कुछ तोड़ने का प्रयास करने के बाद भी भाजपा मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने सराहा है। और महाराष्ट्र, मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंशियल हब, जो अगर भारत मुंबई अगर खांसेगा तो भारत को खांसी हो जाएगी वाला जैसा जगह है, तो वहाँ से अगर हम जीत रहे हैं महाराष्ट्र से, इतना भारी जीत, इतनी बड़ी बहुमत, और ये बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट है पॉलिटिक्स में, क्योंकि जो परंपरागत सोच थे वहाँ के, उन सोच को बदलने का प्रयास करेगा और भारत की राजनीति में एक नया आयाम खींचेगा कि वोट किस लिए पड़ा है। जी वर्मा जी, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूं यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि मोदी जी में भरोसा दिखाया, तो मोदी जी में ज़्यादा भरोसा तो महाराष्ट्र की जनता को लोकसभा चुनाव में दिखाना चाहिए, वहाँ पर वह भरोसा नहीं दिखाता। दूसरी बात, जो बातें आप कह रहे हैं कि आपने एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे वहाँ पर थे भाजपा की तरफ से मैदान में, और ये ऐसा परसीव भी किया जा रहा है कि इसका फ़ायदा भाजपा को मिला है। लोगों, आप भी बता रहे हैं कि वोट बटे नहीं। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो डिस्कोर्स में है। अगर आप कुछ अंदरूनी बात बता सके कि कैसे ये गेम चेंज कैसे हुआ? देखिए, चुनाव लोकसभा का हमें कम सीट मिला, दो मत नहीं है, लेकिन
आप सोचिए कि कितनी ताकतें काम कर रही थी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री न बने, क्योंकि एक रिकॉर्ड है ये, जी एंटी इनकम्बेंसी को बीट करके जी, तीसरी जी। बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो सारी ताकतें लग गई, तरह तरह के नैरेटिव चलाए गए, जो अफवाह थे उसको फैलाए गए, लोगों को गुमराह किया गया, और उसके बाद भी हम सत्ता में रहे, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। इससे बड़ा तमाचा कोई हो नहीं सकता। उसके बाद नैरेटिव को सुधारना चाहिए था इनको। हम सुधरे, हमने रियलाइज़ किया कि कहाँ प्रॉब्लम है अच्छा। और इसको कैसे काउंटर किया जाए। क्योंकि आप बहुत सी किताबें भी इस पर आई, अगर आप पढ़ेंगे उसको देखेंगे कैसे विदेशी ताकतें जो हैं वो भारत की एकता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि जी। भारत ने बहुत आक्रांताओं को झेला है। पहले मुस्लिम आक्रांता थे, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद भी भारत की जो तासीर थी नहीं बदली, जी। भारत को बदल नहीं पाए। तो ये हमेशा खटकता रहता है लोगों में। अच्छा। और जो एक बहुत मजबूत भारत इमर्ज कर रहा है। आज हम देश की चौथी या पांचवी बड़ी इकॉनमी है और बहुत जल्द तीसरी बन जाएंगे यूएस और चीन के बाद। जी। तो ये नेचुरली जो डोमिनेट करते थे लोग, उन्हें बर्दाश्त तो होगा नहीं, और हम 3 पर रहेंगे नहीं, हम तो आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये सब लोगों को खटकेगा जो आज तक डोमिनेट किए हुए थे। तो अपने वो जो डीप स्टेट है उसको यूज़ करते हैं, कभी वो अच्छा। सक्सेसफुल हो जाते हैं कि हमें पता है वो कैसे कर रहे हैं, तो हमने उसका एक कार्ड तैयार किया और हमने एकता की बात की, हमने विकास की बात की, और इसका लोगों ने सराहा। जी, तो आप ये जो डीप सोर्स की बात कर रहे हैं, ये डीप सोर्स कहीं जॉर्ज सोरस, हिंडनबर्ग की तरह आपका इशारा तो नहीं है? सब कुछ है, और इन सब का माउथपीस जो है कांग्रेस है। क्योंकि भारत के तासीर को राहुल गांधी जी नहीं समझते हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि डिविजिव पॉलिटिक्स करके, अच्छा। आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करके आप देश की सत्ता में आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जी। एक और सवाल महाराष्ट्र से ही लेते हैं सुदेश जी। वहाँ आपका मुकाबला किससे था, मुख्य मुकाबला? शायद कांग्रेस आपके मुकाबिल खड़ी थी, इसलिए इतनी बड़ी जीत संभव हो सकी है। देखिए, कांग्रेस तो मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, पनौती हो जाना, पनौती हो चुकी है। जिसके साथ जाती है उसको लेके डूब जाती है, अपना तो डूबती ही है। आप बताइए, अगर इनके नैरेटिव पॉजिटिव होते तो शायद लोग इनके साथ सोचते कि आया जाए। आप बताइए, एक व्यक्ति अपने एम्बिशन के लिए एक अलायंस को तोड़ता है, अपनी सारी आइडियोलॉजी को तोड़ देता है, और उसके बाद जाके उनके साथ मिल जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। और ये लोग जो उसको गाली देते रहते हैं हमेशा इनकी आइडियोलॉजी के कारण, जी। वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो सेकुलर हो जाता है, और उसके बाद हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। देश की जनता जो है बेवकूफ़ थोड़ी, उनको पता था कि पिछली बार जो शिवसेना अलायंस, बीजेपी अलायंस आई थी, उसमें बीजेपी का वर्चस्व होना चाहिए था। शिवसेना नहीं माना, उसके साथ चले गए उद्धव ठाकरे जी। लेकिन यह आरोप तो बीजेपी पे भी लगते रहे हैं, आपके ऊपर भी वॉशिंग मशीन का ठप्पा लगा है। आप अजित पवार जैसे लोग जो जिनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के जांच चल रहे होते हैं, उन्हें अपने साथ लेने में संकोच नहीं करते हैं, एक बार नहीं 2-2 बार। देखिए, भारत की राजनीति में इतना तो समझना पड़ेगा कि आरोप लगाना, चाहे वो आरोप हम लगाएं चाहे कोई और लगाए, काफ़ी नहीं है। आरोप साबित होते हैं तो उसके लिए सज़ा है, और सज़ा मिलेगी। हम कोई वॉशिंग मशीन नहीं ले चले हैं कि आप बीजेपी के साथ है तो आपके पाप धुल गए। वो पाप अगर आपने किया है तो धुलेंगे नहीं। और बहुत से बीजेपी के लोगों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है मोदी जी के राज में। और इतना मान के चलिए आप कि कोई भी आता है तो उसके सिन अगर उसने किया है तो वो पाप धुलेगा नहीं। और 2 अदालत है, एक तो देश की जनता की अदालत है जो एज ए पॉलिटिशियन हम लोग हमेशा चुनाव में जाते हैं जी। और दूसरा हमारी जो जुडिशरी है, जुडिशरी बहुत सजग है। वहाँ आपको फैक्ट्स के साथ प्रूव करना पड़ेगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसने अगर गलत किया है तो उसे सज़ा मिलेगी। और आप देखिए कि वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छा। कभी आपने नहीं सोचा होगा कैबिनेट मंत्री जेल जाएगा, कभी आपने नहीं सोचा होगा मुख्यमंत्री को करप्शन में फंसने के कारण इस्तीफा देना पड़ेगा। जी। ये देखिए, अगर हेमंत सोरेन जीत जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पाप धुल गए। आपने जो गलत किया वो तो एविडेंस है ना उसका। जी। हेमंत सोरेन पे भी हम आएंगे, पहले महाराष्ट्र की बात खत्म कर ले। एक आखिरी क्वेश्चन महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जिस तरह का टर्न अराउंड हुआ है, इस जीत के सारथी देवेंद्र फडणवीस बताए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप भी इससे सहमत होंगे, लेकिन इसी से जुड़ा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं? देखिए, मैं इसको नहीं सही मानूंगा, क्योंकि भाजपा हमेशा सामूहिक नेतृत्व भरोसा की है। और जब नरेंद्र मोदी जी हमारे मेन कैंपेनर हैं और पूरे थीम कैंपेन जो है वो यूनिटी पर जाता है मोदी जी के स्लोगन से, तो मोदी जी को ही आपको पूरा
श्रेय देना पड़ेगा। अच्छा। और मोदी जी खुद भी ये बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हारने के बाद दूसरे को ब्लेम दे दिया जाता है। सामूहिक नेतृत्व तो है। देवेंद्र फडणवीस जी बड़े नेता हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उसके पहले वो मुख्यमंत्री थे, तो निश्चित ही वो बहुत पॉपुलर हैं। बाकी लोग भी हैं, सभी मिलकर साथ लड़े और सबका कंट्रीब्यूशन रहा। निश्चित ही अगर पार्टी आपको मौका देगी तो आप आगे बढ़ के पार्टी को नेतृत्व देंगे और पार्टी को सही राह में ले जाएंगे। तो देवेंद्र जी का भी वो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये सामूहिक जीत है और जनता की भी जीत है, क्योंकि जनता ने इस चीज़ को समझा। जी, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? मुश्किल है कहना कौन होगा, हमारी नेतृत्व डिसाइड करेगी वहाँ के। मैं आपको स्टीरियोटाइप आंसर भी दे सकता हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि देखिए, राजनीति में जो लोग हैं उन्हें पता है सच क्या है। अच्छा। उन्हें पता है किसका क्लेम होना चाहिए। अच्छा। उन्हें पता है क्या सही और क्या गलत होना चाहिए, और जो सही गलत अगर नहीं होगा तो ये नींव डालेगा अगले कॉन्फ्लिक्ट का। ये सारे जो प्लेयर्स हैं सबको पता है, तो सब वाटर सेटल करेगा, उसके बाद एक नेतृत्व। जी, तो लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है और जनता ने अपना फैसला दे दिया है। और ऐसा समझ सकते हैं हम कि जनता का फैसला देवेंद्र फडणवीस के साथ है, लेकिन क्या भाजपा का फैसला हाईकमान करती है? हमारा मानना है कि जनता का फैसला एनडीए अलायंस के साथ है। इसमें बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी इमर्ज की है, कुछ ही सीट्स कम है मेजोरिटी में, क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं लड़े थे। अगर हम बहुत ज़्यादा लड़ते तो हम मेजोरिटी में अपने आप में आ जाते, 10-15 सीट ही कम है। तो ऐसा कहना किसी एक नेता के लिए कि बीजेपी सोचेगी सही नहीं होगा। और हमेशा जो एक रिज़ल्ट होता है, एक नेतृत्व पैदा करता है, और आपने देखा है पहले भी, तो कहना कयास लगाना बिल्कुल गलत होगा। अच्छा। क्या होता है, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद जो सही होगा राजनीतिक रूप से उस पर डिसीजन लिया जाएगा। चलिए, अब हम महाराष्ट्र से चलते हैं झारखंड की तरफ। महाराष्ट्र में जहां आपका नारा काम कर जाता है, जहां आपकी नैरेटिव चल पड़ते हैं, आपकी सारी मेहनत कामयाब होती है, झारखंड में पासा उल्टा पड़ जाता है। क्या गलती हो गई थी? ये झारखंड और महाराष्ट्र को थोड़ा दो पर्सपेक्टिव में समझें। झारखंड में हम एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और झारखंड राज्य बनाने में भी बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बीजेपी की सरकार ने ही 2000 में झारखंड राज्य को बनाया था। बिल्कुल। 13 साल हम वहाँ सत्ता में रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर है। इतने मैं बड़ी हार मानता हूँ इसको, क्योंकि 21 सीट सबसे कम सीट है, और ये मान के चलिए कि उसके बावजूद जो हमारा वोट परसेंटेज है वो 33% के लगभग है, जो पिछले बार भी उतना ही था। तो वोट प्रतिशत हमारा उतना ही रहा है, इनका वोट प्रतिशत 6-6.5% बढ़ गया है जी, जिसके कारण इन्हें ज़्यादा सीटें मिली। निश्चित ही अगर हम हारे हैं तो हमने कुछ गलत किया होगा तभी हारे हैं, इन्होंने कुछ सही किया होगा तभी हारे हैं। उन सभी चीज़ों पर आकलन होगा, और पॉलिटिकल पार्टी बहुत रियलिस्टिक टर्म्स में चलती है, और हमें लगता है कि इन सारे मुद्दों को एनालाइज करके हार क्यों हुआ तो निश्चित ही कुछ गलत हुआ है तभी हुआ है। हम तो नहीं बोल सकते जनता गलत, जनता एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वर्मा जी, आप बड़ी साफगोई से जवाब भी दे रहे हैं। क्या हेमंत सोरेन को जेल भेजना बीजेपी को महंगा पड़ गया? देखिए, बीजेपी ने जेल भेजा ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई नहीं चलाती है। अच्छा। एजेंसी से काम कर रही है, एविडेंस है, जैसे मैं बता रहा था आपको पहले भी कि एविडेंस है कि उन्होंने गलत किया, मैनिपुलेट किया और चीटिंग किया। ये तो पैसा आया, कम पैसे में ज़मीन को लिया गया, डिफेंस के ज़मीन के साथ किया गया वैसा, ये सब तो फैक्ट्स है। आप भले ही जीत जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। जनता की अदालत में आप एक सिंपैथी क्रिएट कर सके होंगे। अच्छा। क्योंकि आप जब, जैसे आपने बोला बीजेपी नहीं कर रही, अगर फैक्ट्स नहीं है तो अदालत तो है ना। नहीं, लेकिन एक आम धारणा तो यह बनती जा रही है कि ईडी, सीबीआई, नारकोटिक्स ब्यूरो, ये सभी अपोजिशन लीडर्स के पीछे पड़े हैं। देखिए, हम लोगों ने वायदा किया था, मोदी जी का वायदा था, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं, और अगर एक्शन हो रहा है तो बीजेपी की सरकार के तहत हो रहा है, तो नेचुरली लेमैन जो है वो बीजेपी को ब्लेम करेगा। लेकिन जो एक्शन चाहते थे वो सराहेंगे। ये एक्शन हो तो रहा है, पहली बार देश देख रहा है कि आप कितने भी बड़े हो, आपके खिलाफ एक्शन हो रहा है, और फैक्ट्स जब आता है उसके बाद ही होता है अरेस्ट। ऐसे ही नहीं होता कि आपको अरेस्ट कर लेगा। अच्छा। काफ़ी फैक्ट्स होते हैं, और अदालत भी इसको मानती है, अदालत ने बेल नहीं दिया था। अच्छा।
ठीक है, अदालत ने माना था इसको। जी। तो ये कहना कि बीजेपी को ब्लेम करना, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन में एक सिंपैथी वेव क्रिएट कर सकते, सिंपैथी हुआ होगा, मैं डिनाई नहीं करता, जी क्योंकि इन्होंने बहुत ग्रास रूट लेवल में कैंपेन किया था, गलत कैंपेन किया था, सही कैंपेन किया तो दूसरी बात है। जी जी। लेकिन इससे वो बरी नहीं हो जाते इससे। अच्छा, दो अदालत है, दोनों अदालत से जब आप आएंगे तब आप बोल सकते हैं तो बरी। जनता की अदालत ने तो उन पे मुहर लगा दिया। बहरहाल देखते हैं कि न्यायपालिका का क्या रुख रहता है उनके लिए। वर्मा जी, जहां अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं देश में, दो बड़े बड़े प्रदेशों में एक एक से मुकाबला टाई कह सकते हैं। महाराष्ट्र में आपकी अभूतपूर्व जीत हुई है, झारखंड में आपको हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसी के साथ देश में कुछ उपचुनाव भी हुए हैं, जहां वायनाड का लोकसभा उपचुनाव काफ़ी लाइमलाइट में था। लेकिन मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। उन 9 में से 7 पर आपका और आपके गठबंधन का कब्जा हुआ, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। उन 2 सीटों में से भी एक सीट मैं बहुत इंटरेस्टिंगली देखता हूँ, कुंदरकी की है। कुंदरकी का मैं जिक्र इसलिए भी स्पेशली कर रहा हूँ, वहाँ पर करीब 60% से अधिक मुस्लिम मतदाता है। वहाँ पर आपके प्रत्याशी को 70% मत मिलता है और वो 1 लाख से अधिक मार्जिन से जीतते हैं विधानसभा का उपचुनाव। लोकसभा उपचुनाव में इतनी बड़ी जीत मिलती है लोगों को, इतना बड़ा अंतर रहता है। क्या ये तो एक करिश्मे से कम नहीं है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार, राजपूत कम्युनिटी से आने वाले, उनकी इतनी विराट जीत, जबकि 4 महीने पहले आपको यूपी में भी बैकलैश फेस करना पड़ा था। देखिए, कुंदरकी की बात करें उसके पर थोड़ा सा मैं लूँगा, करीब 1 मिनट झारखंड पर भी। एक बहुत बड़ा फैक्टर झारखंड में जानना चाहिए आपके दर्शकों को और सुनने वालों को। करीब 17 सीट ऐसे हैं जहाँ 20,000, 25,000, 40,000 का डिफरेंस रहा है, और इन 17 सीटों पर एक नई पार्टी जी, टाइगर महतो करके, जयराम महतो की, और उन्होंने ऐसे ऐसे वोट काटे जो अगर नहीं होता तो हम बहुत जी अच्छा फाइट बट देते। आमतौर पे चुनाव में तो यही होता है, लोग अपने डमी उम्मीदवार भी तो उतारते हैं, डमी कैंडिडेट्स भी उतारते हैं। तो मतलब ये कहना कि मैं ये बता रहा हूँ, 2 अलायंस का अगर आप देखें जी तो बीजेपी का फ्यूचर बहुत अच्छा है जी। जो हमारी एक अंदरूनी चीज़ है उसको ठीक कर लिया बिल्कुल जाए। बिल्कुल। अगर झारखंड में आप जयराम महतो का फैक्टर काउंट करते हैं तो महाराष्ट्र में आपको मनोज जारंगे का फैक्टर भी काउंट करना पड़ेगा। ये होता रहता है। बहरहाल मैं आपको यूपी लिए चलता हूँ। कुंदरकी में कैसे करिश्मा किया आपकी पार्टी ने? कुंदरकी में आपने सही कहा कि 63% जो हैं मुस्लिम्स हैं, और हमारा कैंडिडेट, हिंदू कैंडिडेट का जीत जाना करीब 31 साल के बाद ऐसा पॉसिबल हुआ है जी, जिसमें उन्होंने 11 माइनॉरिटी कैंडिडेट जो खड़े हुए थे उनको हराया। ये बहुत भारी जीत है, और निश्चित ही एक मेन कारण तो डिवीज़न ऑफ वोट है ही, लेकिन ये भी बात सही है कि मुसलमान की जब हम बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं सारे मुसलमान एक हैं, उनको गुड गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है, जी वो अपोजिशन करेंगे बीजेपी का। ये सही नहीं है, क्योंकि मुसलमान में जो एक तबका है जो इनरिच हुआ है, जो गुंडागर्दी में भरोसा करता अच्छा। है, जो वायलेंस करने में भरोसा रखेगा, जी। सबको बांध के रखना चाहेगा, तो वो भी अपने कम्युनिटी में गुंडा ही दिखता है। अच्छा। उसके साथ लोग नहीं खड़े होते हैं। तो जो योगी जी ने, आदित्यनाथ जी ने किया है वहाँ पर गुड गवर्नेंस का काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम, तो सभी फैमिली को अच्छा लग रहा है, सभी को बेनिफिट हुआ है गवर्नमेंट स्कीम्स का। तो वो भी इस कारण से उन्हें भी लग रहा है कि ये हमारा आइडियल नहीं हो सकता जी। और ये गुजरात में भी हुआ था। मैं बताऊँ, वहाँ एक लतीफ़ फकरे होता था गुंडा, जो पहले मुसलमान के युवकों का आइडियल होता था जी, लेकिन जब आप पढ़ने लिखने वाले लोग आते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट कलाम साहब की तरह बनते हैं, तो वो जब कम्युनिटी के आइडियल बनते हैं, अच्छा। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देता है। मुझे लगता है योगी जी पूरा उसको बदलाव कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम साइड में भी बदलाव आएगा, और हम भी एज मीडिया वाले, आप हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, पूरी कम्युनिटी को एक ना समझें। जब हिंदू की हम बात करते हैं तब तो देखते हैं कि भाई ये कास्ट है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये है, और जब मुस्लिम की बात करते हैं तब ये नहीं सोचते कि मुस्लिम में भी सैयद शेख, पठान है, अंसारी, ये नहीं सोचते। इस सवाल को थोड़ा मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूँ जी। वहाँ पर 60% से अधिक मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर आपको अच्छा खासा वोट मिला है, तो क्या ये आप मानते हैं कि भाजपा को मुस्लिम मतदाता भी वोट करते हैं? निश्चित ही करते हैं, मुस्लिम मतदाता वोट करते हैं। ठीक है। और हम लोगों का मानना है कि
और कार्य करने की ज़रूरत है, जो मोदी जी हमेशा करते हैं। मोदी जी सबका की जो साथ, स्कीम्स सबका हैं, विकास। मोदी जी के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, बिगेस्ट बेनिफिशियरी है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। जी, तो एक और क्वेश्चन, आपको मुस्लिम मतदाता भी मतदान करते हैं, लेकिन आप कहीं मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं देते हैं, तो क्या कुंदरकी के बाद यह हालात बदलेगा? देखिए, मुस्लिम को टिकट तभी मिलेगा जब मुस्लिम कैंडिडेट्स की विनेबिलिटी होगी। अच्छा। विनेबिलिटी डिसाइड करता है कैंडिडेट का चयन, ये नहीं डिसाइड करता आप किस कम्युनिटी से हैं। क्योंकि देखिए, हर पार्टी जो है ये कास्ट और रिलीजियस फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखती है। अगर समाजवादी पार्टी रखेगी तो बीजेपी भी रखेगी, बीजेपी भी पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन उसके बाद कॉमन फैक्टर क्या होता है जो एक पार्टी को आगे बढ़ाता है? वो होता है विकास। अच्छा। वो होता है उसका देश के प्रति विजन क्या है। हम चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की तरह क्यों देखें, हम भारतीय की, यही तो हमारी जो लड़ाई है आइडियोलॉजिकल, यही तो है। यहाँ जो भी है वो भारतीय है, और भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की बात करें, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव में आपकी पार्टी ने जीत दर्ज किया है, और ये कुंदरकी जिस इलाके में आता है उसका नाम है संभल। और अभी जो संभल में हो रहा है, क्या कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का इन चीज़ों पर एक कह सकते हैं मूक रवैया रहता है, वो चुप हो जाते हैं, वो भी जिम्मेदार है? क्या जो 1991 एक्ट है कि देश के तमाम धर्म स्थलों को 1947 के स्टेटस को पे छोड़ दिया जाए, जो जहाँ थे रहने दिया जाए, ये सर्वे कराना, ये सब मतलब क्यों अब हो रहा है? देखिए, हमारे देश में एक बहुत बुरी प्रथा है सभी कम्युनिटी का। मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं भी एक मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, उसको कैप्चर कर लो गवर्नमेंट लैंड को, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अपना कब्जा दिखा दो। यही प्रॉब्लम था ना वहाँ पर, और तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। अगर गवर्नमेंट सर्वे करना चाहती है किसकी ज़मीन है, ये मस्जिद था कि नहीं था, तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये जिसको आजकल मीडिया में कहा जाता है ज़मीन जिहाद बोला जाता है, जी। ये नहीं होना चाहिए। गुड गवर्नेंस का कॉस्ट सत्ता में जो पार्टी रहती है उसको देना पड़ता है। अच्छा। और मोदी जी से ज़्यादा कौन देगा? मोदी जी गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, योगी जी उसको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक सेक्शन नाराज़ भी होगा जो, और ये सेक्शन कम्युनिटी नहीं है, ये फिर वही तत्व है, गुंडा तत्व है, जो पुलिस को मारने की बात करता है, पथराव की बात करता है कि हम अपनी ताकत तुमको दिखा रहे हैं। नहीं, लेकिन एक तरह का धार्मिक उन्माद तो क्रिएट हो रहा है वर्मा जी देश में, आप मानते हैं? नहीं, धार्मिक उन्माद क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन मुझे भारत के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके मेच्योरिटी पर बहुत विश्वास है कि फाइनली वो भी समझेंगे कि नहीं, सही क्या है और गलत क्या है। अगर तुम करोगे तो दूसरा आदमी भी ये करेगा, और इस तरह तो फिर हम जंगल राज की ओर जा रहे हैं क्या हम इस कॉम्पिटिटिव कैप्चरिंग ऑफ लैंड में, या कॉम्पिटिटिव ग्लोरिफिकेशन में हम अपने आप को क्या आदि मानव बनाने जा रहे हैं कि एक दूसरे को मारेंगे, या तो हम लॉ से गवर्न होंगे? ये भारत को नहीं, ये ठीक है, बट लेकिन जो 4 जाने गई हैं संभल के घटनाक्रम में, किसकी जिम्मेदारी होगी ये? केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, और ऐसी स्थिति हो रही है, योगी आदित्यनाथ जैसे इतने प्रभावशाली शासक हैं यूपी में, वहाँ ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं। नहीं जानी चाहिए। किसी का भी जान बहुत कीमती होता है, किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस तरह से पुलिस को घेरने का प्रयास किया गया, पुलिस को जलाने की बात की गई, पथराव हुआ, तो निश्चित ही कंट्रोल करने के लिए जो स्टेट एक्ट करती है, तो ऐसे कुछ एक्ट हो जाते होंगे। अभी ये भी नहीं पता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से गोली नहीं चली है, वो गोली किसने चलाया? क्योंकि आपको ये भी पता है, लोग धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए अपने ही लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं। चलिए, इसके भी कुछ आ रहे हैं एविडेंस। तो क्योंकि वो जो तत्व हैं वो असामाजिक तत्व हैं, वो गुंडे हैं जो भड़काते हैं। आपने देखा कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के जो ये कर रहे थे अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, कम्युनिटी के युवाओं को भड़काने के लिए, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि युवक जो हैं उनसे ये बोले कि तुमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या किया। तो धार्मिक उन्माद में उन्हें रखो, जिससे कि वो उनके साथ आगे पीछे करते रहें। जी। तो आमतौर पे जो लोग राजनीति में रहते हैं, उनकी रचनात्मकता पर थोड़ा सा संदेह होता है, क्योंकि आप दिन रात राजनीतिक विश्लेषण में, रणनीति बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आपने अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को भी अच्छा खासा वक्त दिया है, और उसको आपने जारी रखा है। पहले तो आपको आपकी दोनों किताबों के लिए बधाइयाँ। एक किताब बेस्ट सेलर भी बन गई है आपकी। आपने प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र में रखकर लगभग 2 किताबें लिखी है, मोदी द गेम चेंजर और गेम चेंजर इन एक्शन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो मुझे लगता है इन किताबों के दरमियान, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से आपका संबंध है, तो प्रधानमंत्री के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, काफ़ी करीब से उनको देखा होगा।
अगर मैं सुदेश वर्मा द ऑथर से पूछूं कि पीएम मोदी की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जूझते रहना। देखिए, जितना क्रिटिसिज्म मोदी जी का हुआ, जिस तरह से लोगों ने उनको बदनाम करने का प्रयास किया, कोई व्यक्ति फिर भी खड़ा है और अपने एक्शन से जवाब दे रहा है, अपने कार्य से विचलित नहीं हो रहा। और मोदी जी जब भी बात करते हैं तो आपको एक भारत के बारे में जो उनका एक दृष्टि है, एक जो स्वप्न है कि मजबूत भारत बनाना, हमेशा उसकी बात करते हैं। किसी भी भाषण को आप उठा के देख लीजिए। और ऐसे व्यक्ति के प्रति मुझे लगता है कि समाज ने न्याय नहीं किया है, क्योंकि जिस तरह से एक अपोजिशन का एक नैरेटिव बनाया गया है, मोदी जी को विलेन बना दो, हर जगह आप करो, फैक्ट्स कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें उनकी पर्सनालिटी के बारे में आकलन करना चाहिए बिना बायस्ड होके। और हमारी किताब के बारे में, क्योंकि मोदी जी से अच्छा कोई पर्सन हो ही नहीं सकता पर्सनालिटी जिस पर मैं लिखूं, तो मुझे लगा कि भारत के लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए, सच जानना चाहिए। और उसी सच को हमने कोशिश किया है अपने दोनों किताब में। जो दूसरी किताब है उसमें मैंने दिया कैसे भारत को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। आप चीन जाते हैं, बहुत सराहना करते हैं, आप भारत के नेशनल हाईवे में जाके देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अच्छा। लोगों को पता नहीं, जब देखेंगे तब आपको लगेगा कि अरे भारत इतना तरक्की कर रहा है। अच्छा। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, निश्चित ही अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ वहीं से आना है। अगर अमेरिका और यूरोप के देश आज भारत को देख रहे हैं पॉजिटिव तरीके से, अपने इंडस्ट्री को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को, तो इसका मेजर कारण है जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल है और लॉ एंड ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्योंकि अराजकता में इकोनॉमी नहीं प्रॉस्पर कर सकती। इसके लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, गुड गवर्नेंस, इसके रूल ऑफ लॉ चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियरी चाहिए। तो वो सब हो रहा है और हम लोग बहुत सुनहरे काल में हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी अभी बहुत सालों तक प्रधानमंत्री रहेंगे। जैसे ली कुआन यू थे सिंगापुर के, उन्होंने सिंगापुर को कितना बड़ा मेजर पावर बना दिया, एक छोटे सिंगापुर को ली कुआन यू ने। वो मोदी जी का भी कुछ ऐसा ही कंट्रीब्यूशन भारत के लिए होने वाला है। मैं चूँकि ऑथर हूँ तो मैं रिसर्च करके ज़्यादा देख पाया इस चीज़ को। इसलिए आपको बायस भी लग सकता है कि आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी बायस नहीं हो जाएगा। जी, मुझे किताब पढ़ने का शौक़ भी है और बेशक मैं आपकी दूसरी किताब ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। आपकी पहली किताब मुझे मिली थी हमारे सहयोगी के माध्यम से। एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन और मैं पूछ लेना चाहता हूँ। मैं अपना मोह नहीं रोक पा रहा हूँ आपसे बात करने का। मोदी जी की कोई ऐसी गैर राजनीतिक बातें, गैर राजनीतिक कोट अनकोट, जो आपको रोमांचित करती हों? कभी ऐसे आपस में मिलना जुलना हुआ हो? मोदी जी अंदर से बहुत स्पिरिचुअल हैं। मैं बता रहा हूँ कि माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं कच्छ में और वो वहाँ अंडे देती हैं, बच्चा सेती हैं। तो इसके बारे में मोदी जी बता रहे थे कि तुम लोग देखे नहीं होंगे। और जिस तरह से चिड़ियाँ अपना अंडा देती हैं और जो डिस्टेंस होता है बिल्कुल बराबर होता है, तो बोले ये सिर्फ कुदरती हो सकता है। इतना इम्प्रेस हुए मोदी, बहुत फाइन ऑब्जर्वर है मोदी जी। और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को, चूँकि कच्छ सब नहीं जा सकते बॉर्डर एरिया, इसको उन्होंने बड़े टीवी पर गांधीनगर में दिखाने का प्रयास किया। लोगों को भी देखना चाहिए। और उनके हर चीज़ में, जैसे पुराने चीज़ों को नहीं रखते थे, पहले जला देते थे चीज़ों को, इसलिए कि पास्ट में नहीं जीना है। क्योंकि आपको अगर भगवद गीता की बात करें, कर्तव्य करते जाना है। मोदी जी कर्तव्य करते जा रहे हैं, लोग सराह रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग ताकत देते हैं तभी मोदी जी काम कर पाते हैं। तो बहुत गजब का पर्सनालिटी भारत को मिला है प्रधानमंत्री के रूप में। एक क्वेश्चन आपके लिए, जब पॉलिटिशियन सुदेश वर्मा पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते हैं और जब ऑथर सुदेश वर्मा किताबें नहीं लिख रहे होते हैं, तब क्या करते हैं? ऐसा कोई समय आता नहीं कि मैं फ्री हूँ, लिखता ही रहता हूँ, आर्टिकल्स भी लिखता रहता हूँ। और आपके जैसे मित्र बुलाते हैं टीवी पर या ऑनलाइन मीडियम में तो जाता ही रहता हूँ। बहुत व्यस्त ज़िंदगी है। पार्टी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है उसको निभाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हम लोग सब क्लियर ही प्रयास करते हैं अपना, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं है लेकिन ओवरऑल स्कीम में फिट आता है। तो हम लोग बस प्रयास करते हैं। ज़िंदगी छोटी है, बाकी जो आने वाली जनरेशन है वो कैसा भारत हम दे पाते हैं। मुझे लगता है बीजेपी के अधिकतर लोग ऐसा ही सोचते हैं जी। और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास कोई खाली समय होता ही नहीं है? बहुत कम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपका समय कभी खाली ना रहे, आप हमेशा सृजनात्मक रचनाओं में लगे रहें और देश के लिए
रचनात्मक राजनीति में लगे रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे अभी सुदेश वर्मा से। सुदेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, दो किताबों के लेखक हैं और ये निरंतर रचनात्मक राजनीति में खुद को लगाए रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से इनकी काफ़ी निकटता रही है और इनकी 2 किताबों की चर्चा जो हमने की है वह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकलापों पर ही केंद्रित है। वन इंडिया पॉडकास्ट का ये अंक कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और आपके लिए हम लाते रहेंगे हमारे पॉडकास्ट पर ऐसे ही अनेक प्रभावशाली गेस्ट। अभी के लिए शुक्रिया।